What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने कल आप लोगों को एनपीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था और होमवर्क में आपको मैंने कुछ एनपीओ के वीडियोस दिए थे जो आपको बोला था कि देख लेना। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आज प्लीज पूरा कर लो, क्योंकि हम ठान के चल रहे हैं कि हमें फुल मार्क्स लेने हैं टर्म 2 में। और मैं पहले दिन से बोल के चल रहा हूँ कि अगर तुम इस ऑर्डर में चीजें प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें पक्का कोई नहीं रोक सकता पूरे नंबर लाने से। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप पढ़ोगे और सब प्रॉमिस करके चलना मुझे कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम पढ़ेंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे। आज तुम्हें रिवीजन कराता हूँ कैश फ्लो का, उसके बाद कल फिर तुम्हें एनपीओ का क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट हम दो चैप्टर जो बड़े चैप्टर्स हैं 40 में से लगभग 20 मार्क्स ये दोनों चैप्टर कैरी करते हैं, 20 इन्हें हम कवर कर पाए। आइए देखते हैं कैश फ्लो के बेसिक्स क्या है। लेट्स बिगिन। साथ साथ जल्दी से हेडिंग डालो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज मैं आप लोगों को होमवर्क में डिस्क्रिप्शन में 2 या 3 लिंक्स दूंगा, वो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। फिर मैं तुम्हें कैश फ्लो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे एनपीओ के करा रहा हूं। तो रिवीजन बेसिक्स का भी साथ साथ और क्वेश्चंस का भी साथ साथ। आउट ऑफ 40 20 मार्क्स बेटा जी, 20 मार्क्स, लगभग 18 नंबर है, बट हम तो 20 मान के चल रहे हैं। बड़े ध्यान से कर लो ये 2 चैप्टर्स। देखो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, इसका पर्पस समझ लो एक बार फटाफट से। देखो फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू है, ठीक है। अब ये चिंटू अपनी दुकान में जाता है और 31 मार्च 2021 के दिन फुल मेहनत करता है, फुल काम करता है, फुल काम करता है, फुल काम करता है, ठीक है। अब चिंटू जो है वो सेल कर देता है 10 लाख रुपीस की पूरे दिन में। 10 लाख की सेल कर देता है, 10 लाख अपने घर जाता है, घर जाके इसको मिसेस चिंटू मिलती हैं और चिंटू फुल खुश, अरे वाह आज तो मजा आ गया, 10 लाख कमाए, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। मिसेस चिंटू कहती है अच्छा बेटे 10 लाख, चलो जरा फिर कुछ गोल्ड की चीज ले दो। चिंटू कहता है हाँ हाँ चलो चलो गोल्ड की चीज लेने चलते हैं। गोल्ड की चीज लेने जाते हैं, वहां मिसेस चिंटू कुछ 7-8 लाख रुपए की चीज ले लेती हैं। अब 7-8 लाख की चीज ली, उन्होंने कहा चिंटू को अरे चिंटू जाओ पेमेंट करो। चिंटू बोलता है पेमेंट। चिंटू अपने पॉकेट में हाथ डालता है, अरे भाई पैसा तो है नहीं। वो मिसेस चिंटू कहती है पैसा नहीं है भाई, अभी तो खुश हो रहा था 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। फिर चिंटू का दिमाग चला, उसने कहा ओहो, इस 10 लाख में से 3 लाख तो कैश की सेल थी और 7 लाख तो क्रेडिट की सेल थी, यानी कि ये वाला पैसा तो अभी आया ही नहीं है। मेरी बुक्स तो रिफ्लेक्ट कर रही है कि मैंने 10 लाख का माल बेचा है, लेकिन भाई साहब 3 लाख ही तो मिला है। तो यानी कि सिर्फ सेल पता लगाने से काम नहीं चलता। बेचारे चिंटू को चप्पल पड़ गई उस दिन, क्या फर्क पड़ा। यानी कि चिंटू ने उस दिन समझ लिया कि सिर्फ सेल से कुछ नहीं होगा, सेल के साथ साथ कैश का भी हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। तो कैश का हिसाब किताब रखने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी सिंपल। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या लिखते हो, बेसिकली 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो। किस चीज का इनफ्लो और आउटफ्लो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब? इक्विवेलेंट्स मतलब सबसे पहले कैश, उसके साथ बैंक का बैलेंस, उसके साथ आपके ड्राफ्ट्स, ठीक है, कोई चेक्स, ये होती हैं कैश वाली चीजें। इसके साथ साथ आपको याद रखना है अगर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी शब्द आ जाए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो आपकी 3 महीने के अंदर अंदर बिक जाती हैं आसानी से, तो इन्हें भी हम कैश के बराबर मानते हैं। सिमिलरली मार्केटेबल सिक्योरिटी ना के करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए, वही इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने के अंदर अंदर सेल आउट हो जाती हैं। तो बेसिकली ये चीजें आपकी कैश और कैश इक्विवेलेंट में आती हैं, पहले ये याद रखना, ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। ओके अच्छा, अब देखो कैश फ्लो कितने पार्ट्स में बनता है, आप लोगों को बताता हूं। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं और वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। यानी हमारे बिजनेस में ना 3 प्रकार से कमाई होती है, 3 प्रकार से कैश आता है। उन एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांटा। सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा कौन सा होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पैसा आया जा रहा है वो 3 तरीके के नेचर वाला होता है, या ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। ठीक है, अब चीजों को समझना। सबसे पहले फाइनेंसिंग में याद रखना बेटा जी कि फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। सीधी सीधी बात, अगर आपने कोई शेयर इशू करे या शेयर का पैसा सेल परचेज, वो फाइनेंसिंग में आएगा। दूसरा, अगर आपने कोई नॉन करंट लोन, नॉन करंट का मतलब एक तो होती है हमारे पास करंट लायबिलिटीज, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट में लोन होता है ना लॉन्ग टर्म वाला, वो सब यहां आता है। यानी कि हमारे पास इसके अंदर शेयर कैपिटल और लोन, ये 2 बातें याद रखना। ये कौन सी एक्टिविटी में आती हैं? फाइनेंसिंग में आती है। और इसके अंदर अब इनफ्लो और आउटफ्लो देखो, इनफ्लो पैसा कब आएगा और आउटफ्लो पैसा कब जाएगा। छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स है, तुम लोगों को याद हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं कंपनी हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, शेयर इशू कर दूं ना, जनता को अपने शेयर बेच दूं, शेयर बेचूंगा तो पैसा आएगा। तो इनफ्लो में सबसे पहले इशू ऑफ शेयर। जब इन शेयर का पेमेंट करोगे तो पैसा चला जाएगा आपके पास से, उसको बोलोगे रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ शेयर्स या रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली लोन ले लिया अगर मैंने आपसे, पैसा आ गया तो इशू ऑफ डिबेंचर, और जब आपने इसका पेमेंट करा तो पैसा चला गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो याद रखना बेटा जी, शेयर डिबेंचर दोनों ही यहां पे आता है। देखो दो प्रकार से कंपनी पैसा लेती है। अगर मैंने आपको अपने शेयर बेचे तो मैंने आपको अपना मालिक बनाया। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, आप उस कंपनी के मालिक बनते हो। अगर आप उस कंपनी का डिबेंचर खरीदते हो तो आप मालिक नहीं बनते। डिबेंचर में ये होता है कि कंपनी ने आपसे लोन लिया हुआ है, कंपनी वो आपका पैसा चुका देगी आने वाले 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में। समझे बात को? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सिमिलरली अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा हो, याद रखना ये स्पेशल पॉइंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट को लोन मानना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो यानी पैसा आया है आपके पास, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, डिक्रीज इन बैंक ओडी, तो यानी आपने पैसा चुका दिया। 6 चीजें आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा जी ये जो तुमने लोन लिया है इस पे ब्याज दोगे, इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट पेड। ये जो आपने शेयर इशू करे हैं इस पे डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड पेड। सर कौन कौन सा डिविडेंड? कोई भी डिविडेंड, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, जब भी आप इन्हें पे करोगे तो ये आउटफ्लो में जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो वाली चीजों में पैसा जाता है, तो ये सभी आइटम्स नेगेटिव में शो होंगी, माइनस में, और यहां पे पैसा आता है तो ये सभी आइटम्स पॉजिटिव में शो होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये याद रखना। बस फाइनेंसिंग में ये चीजें आती हैं और कुछ नहीं आता। इतनी ही चीजें हैं, माइंड से खेलना, कैश फ्लो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब दूसरा सोर्स क्या है? एक इंसान के पास पैसा दूसरा कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट से। भाई एक इंसान या तो इस तरीके से शेयर डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, या उसने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास होती है बेसिकली, या तो वो एसेट्स में इन्वेस्ट कर दे, भाई कोई बिल्डिंग खरीद ले, है ना, कोई फर्नीचर खरीद ले, या फिर कोई वो शेयर्स वगैरह खरीद ले, इन्वेस्ट कर दे, उसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पे आप इशू कर रहे थे, यहां पे आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स एसेट्स में देखो यहां पे 2 चीजें आ गई, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो कब होगा? देखो, इनफ्लो, आउटफ्लो। अगर आपने खरीदा, परचेज ऑफ एसेट, बेचा, खरीदा तो पैसा जाएगा, परचेज ऑफ एसेट, बेचा तो पैसा आएगा, सेल ऑफ एसेट। सिमिलरली सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दी तो पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट खरीद ली तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पैसा चला गया। ये पता होना चाहिए। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो तुमने खरीदी है, इस पे ब्याज आएगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस बार इंटरेस्ट रिसीव्ड। सिमिलरली अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, अगर आपने कुछ इस तरीके की चीज खरीदी है तो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये स्टार पॉइंट्स हैं बेटा जी, सावधान इंडिया। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड जो हैं वो इधर आते हैं,
और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो इधर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस एक्टिविटी में मेनली जो काम है वो सेल और परचेज निकालने का है। सेल और परचेज निकालने के लिए आपको इनके अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। एसेट अकाउंट का मैंने बहुत डिटेल वीडियो बताया है आज के होमवर्क में, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको वो पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई हमारी दो एक्टिविटीज, एक्टिविटी समझते चलना, कैश फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा कौन सा आता है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग होती है मेरे ऑपरेशंस, जिस चीज में मैं डील करता हूं। भाई ये इन्वेस्टमेंट में तुम डील तो नहीं करते ना, तुमने इन्वेस्ट करा हुआ है, पैसा कमा रहे हो। इसके अंदर तुम डील तो नहीं करते ना, शेयर वगैरह तुम इशू कर रहे हो, पैसा ले रहे हो। भाई बिजनेस भी तो करते होगे कुछ ना कुछ, वहां से पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे। वो कौन सी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब याद रखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको 3 पार्ट्स चाहिए। सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? बिफोर टैक्स। पहले आपको ये निकालना आना चाहिए। फिर आपको निकालना आना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, और उसके बाद 3 नंबर पे कैश जनरेटेड निकालना आना चाहिए कि टोटल कैश जनरेट कितना हुआ मेरे ऑपरेशन से। तो ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश जनरेटेड। ये 3 चीजें याद रख लेना कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट को बोलते हैं एनपीवीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? करंट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये ले लो, ठीक है, ये माइनस कर दो, ये एक वैल्यू आ गई आपके पास, सही। इसके बाद याद रखना इसमें टिप ऐड करना है। टिप, टिप क्या है सर? मेमोरी टेक्निक है। टी मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटीरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 4 चीजें यहां जोड़नी है। जब आप ये 4 चीजें जोड़ दोगे ना तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें से माइनस करना रिफंड ऑफ टैक्स। अगर टैक्स रिफंड आ गया, आपने ज्यादा टैक्स दे दिया ना, एडवांस टैक्स दिया तो रिफंड आ जाता है। ये होता है एनपीवीटी। एनपीवीटी में क्या सर? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप माइनस रिफंड। क्या बोला मैंने? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो दिया है ना, तुम इसके बाद देखोगे तो तुम्हें एकदम माइंड में सेट होगा, बढ़िया, सही। अच्छा, इसके बाद अब तुम्हें एनपीवीटी मिल गया, आप लोगों को ये आ गया निकालना, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इस एनपीवीटी में आप ऐड कर दोगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितनी भी चीजें, जितने भी ऐसे खर्चे हैं जिनमें पैसा नहीं जाता लेकिन वो खर्चा है, कभी कभी होने वाली चीजें हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन हो गया, जैसे कि कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, जैसे कि कोई प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया। इनमें पैसा नहीं बाहर जाता लेकिन ये हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, इन्हें वापस से ऐड बैक कर दो, ठीक है। सिमिलरली कोई लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कभी कभी होने वाली, ये ऐड करने हैं, ठीक है। लेस क्या करने हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम सर मतलब जैसे कि आपको कोई आप लोगों को रेंट मिल गया, कोई इंटरेस्ट मिल गया, नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें, वो यहाँ पे आपको माइनस कर देनी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ प्लस होते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ माइनस होती हैं। उससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे, ये एडजस्ट करके आप कहां पहुंच जाओगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मिल गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद याद रखना करंट लायबिलिटी और करंट एसेट एडजस्ट करने हैं। क्या एडजस्ट करने हैं? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। लायबिलिटी में सीधा सीधा हिसाब चलेगा, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो आप भी ऐड कर देना, अगर करंट लायबिलिटी कम हो गई तो आप भी माइनस कर देना, सीधा सीधा हिसाब किताब। करंट एसेट बढ़ गया तो आप भी बढ़ा दो,
करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तो आप भी बढ़ा दो, कम हो गई तो आप भी कम कर दो। करंट एसेट में उल्टा चलता है, कम हुआ तो आप बढ़ाओ, बढ़ा तो आप घटाओ। बस ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने काम कर दिया तो आप कहां पहुंच गए, कैश जनरेटेड पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कैश जनरेटेड पे। बस हो गया काम। इसमें से आपको इनकम टैक्स माइनस करना है तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी, सीधा सीधा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ये वाला 3 स्टेप में होता है। नेट प्रॉफिट आना चाहिए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, इतने में तुम्हारा काम बनता है। फिर उसके अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अगर खर्चे वाली चीज है प्लस कर दो, इनकम वाली है माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी एडजस्ट कर दो, कैश जनरेटेड आ जाएगा। सही, इस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। बड़े ध्यान से वीडियोस देखना, जो आज होमवर्क वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम्हें मजा आ जाएगा। होमवर्क वाली वीडियो जरूर करना बेटा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। अच्छा, ये हमारा कैश फ्लो के बेसिक्स हो गए, सही है जी। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो कैश फ्लो में मैंने आपको 3 एक्टिविटीज बता दी भाई। ए यानी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बी कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और सी कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। आपने इन ऑपरेटिंग से निकाला, इन्वेस्टिंग से निकाला, फाइनेंसिंग से निकाला। तीनों को जोड़ के सपोज ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 2 लाख, सपोज 5 लाख रुपीस का आपको पैसा मिल गया। ए प्लस बी प्लस सी 5 लाख मिल गया। अब इसमें आप ओपनिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ देना। सपोज ओपनिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट 2 लाख है। 2 लाख शुरू में था, 5 लाख साल के बीच में कमा लिया, तो लास्ट में पैसा कितना है तुम्हारे पास, 7 लाख। ये क्लोजिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। सीधी सीधी सी बात है ना बेटा जी, कि ये शुरू में था, साल के बीच में आपने ये सब कमाया है, ये तीनों एक्टिविटी से इतना पैसा कमाया है, इसे इसमें जोड़ दो तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। बस ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, समझे। तो दिस इज हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको आज समझाई हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं ये। तुम्हें अगर इतना भी पता है ना, तुम्हारा कैश फ्लो बढ़िया बनेगा, तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं बैलेंस शीट देख के। तो ये बेसिक्स बहुत जरूरी थे आपके कैश फ्लो के रिवाइज होने, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके 1 शॉट सारे बेसिक्स रिवाइज हुए होंगे कैश फ्लो के, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पा रहे होगे इस चीजों को। बस इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और तुम लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा अलॉन्ग विद सम अदर बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो। इतना आज का जो तुम्हारा काम है वो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बड़े ध्यान से करना है और चीजें कंप्लीट करके चलनी है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कर लिया या नहीं कर लिया, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का। जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो और पढ़ाई में लगा दो, जी जान लगा दो यार, सब कुछ करके दिखा दो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, और खूब मेहनत करो।